चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के बताने वाला हूं क्लास 9th के लिए विज्ञान के 40 बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि यहाँ पे सामने आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। आप सभी जानते हैं कि आपके एग्जाम में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो सामान्य निर्देश इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि क्लास 9th का यह क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूँ। विषय विज्ञान का रहेगा। समय आपको 1.5 घंटे का मिलेगा और पूर्णांक आपके 40 मार्क्स रहने वाले हैं। सामान्य निर्देश इस प्रकार से है कि कुल 40 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक निर्धारित किया गया है और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन करना है आपको। गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा, अर्थात नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, क्योंकि क्लास 9th का ही है ये। तो आपका पहला वाला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से रखा गया है। पहला वाले क्वेश्चन का आपको क्या करना है, आपको जज करना है खुद को, यानी कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कितने आपने सही क्वेश्चन दिए हैं और कितना आपने सही किया है। निम्न में से किस राशियों का ऐसे ही मात्रक समान होता है। तो चाल और वेग का जो मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड ही होता है, इसलिए आपका विकल्प पहला वाला ही सही हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें त्वरण और विस्थापन का क्या मात्रक समान होता है, तो नहीं। त्वरण का जो होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और विस्थापन का जो होता है वो मीटर होता है। बल और संवेग का जो होता है, बल का न्यूटन होता है। संवेग का जो होता है, संवेग का क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। P इक्वल टू क्या होता है आपका, P इक्वल टू होता है MB। क्या होता है, P इक्वल टू MB होता है, अर्थात किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। तो आप सभी अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं। नेक्स्ट ईयर बात करें तो सेकंड वाला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होती है। जैसे कि एक निश्चित दिशा ये मानी गई है, जैसे A to B है, तो यह क्या है, यह दूरी तो है ही। तो A से B की दिशा में जब चली गई है तो जो दूरी है वो क्या है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो विस्थापन हो जाएगा, अर्थात आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर बता देंगे वेग का ऐसे मात्रक जो होता है वो क्या होता है, आप सभी जानते हैं मीटर पर सेकंड होता है, अर्थात विकल्प आपका डी वाला सही हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें फोर्थ वाले क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से रखा गया है कि स्वचालित यानी स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को कहते हैं ओडोमीटर, स्पीडोमीटर या फिर थर्मामीटर कहते हैं। तो आप सभी को पता होगा स्पीडोमीटर कहते हैं, अर्थात विकल्प आपका बी वाला सही हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर कह रहा है यदि पिंड का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए, यानी कि m जो है वो आपको क्या कर दिया जाए, तो m डैश जो है वो 2m कर दिया जाए, और यहाँ पर क्या कर रहा है उसका वेग आधा हो जाए, तो पिंड का रैखिक संवेग जो होता है, रैखिक संवेग जो होता है आप सभी को पता होगा, रैखिक संवेग जो होता है P इक्वल टू क्या होता है, MB होता है। क्या होता है, MB होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि यानी कि जो वेग यानी कि यहाँ पर क्या कह रहा है, ये द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए, अर्थात 2m हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, v यानी कि वेग को क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, तो आधा कर दिया जाए। तो आपका यानी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, तो नहीं, संवेग आपका वही रहेगा। क्या रहेगा, कि वही रहेगा। यहाँ पर आते हैं सिक्स वाले क्वेश्चन की, यदि दो वस्तु a और v के द्रव्यमान क्रमशः 6 किलोग्राम और 34 किलोग्राम है, तो a का जड़त्व v के जड़त्व से अधिक होगा, या फिर आपका b का जड़त्व a के जड़त्व से अधिक होगा, या फिर a का जड़त्व और b का जड़त्व बराबर होगा, या फिर आपका ए तथा बी का जड़त्व शून्य होगा। तो आपको बता चलूँ जड़त्व जो होता है वो क्या होता है, तो आप सभी को पता होगा जड़त्व आघूर्ण जो होता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। फिलहाल के जड़त्व जो हो जाएगा वो आपका किसके ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर कह रहा है यदि दो वस्तुएं ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः, तो आपका 34 वाला ही सही हो जाएगा, यानी बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक हो जाएगा। विकल्प आपका बी वाला सही हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें सातवें क्वेश्चन की, यहाँ पे कह रहा है न्यूटन गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो न्यूटन के गति के जो पहला नियम है उससे हम क्या कहते हैं, तो जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम कहते हैं, क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर क्या है रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट जो होता है वो आपका संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विकल्प आपका सी वाला सही हो जाएगा। और यहाँ पर बात है 9वें क्वेश्चन की, 60 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या हो जाएगा। तो चंद्रमा पर जो होता है वो कितना किलोग्राम होता है, तो आप सभी को पता होगा। तो जैसे कि यहाँ पर जो ग्रेविटी है वो यहाँ पे कितनी है, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसी प्रकार से जो वहाँ पर होती है यानी चंद्रमा पर होती है तो 1/6 होती है। कितनी होती है, 1/6 होती है, अर्थात आपका जो हो जाएगा, जो आंसर हो जाएगा वो आपका 10 न्यूटन हो जाएगा। विकल्प आपका डी वाला सही हो जाएगा। और यहाँ पर बात नहीं, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा।
यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए तो उसके गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो G/m/r² होता है। क्या होता है, G/m/r² होता है। तो आप सभी को पता होगा यदि उनके बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, यानी कि क्या कर दिया जाए, तो आधा कर दिया जाए। जब आधा करेंगे, जब हम इनके आधा करेंगे अर्थात 1/2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, जो कि ऊपर पहुंच जाएगा। तो यानी कि जो बल हो जाएगा वो 4 गुना बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। विकल्प आपका पहला वाला ही सही हो जाएगा। यहाँ पर बात नहीं, यहाँ पर 11वां क्वेश्चन है, ध्वनि किस माध्यम में गमन करती है, ठोस, तरल, गैस, उपरोक्त सभी। तो आपको बता चलूँ, ध्वनि जो होती है वो तीनों ही माध्यम में गमन करती है, बट सबसे ज़्यादा जो गमन करती है वो ठोस में गमन करती है। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ध्वनि किस माध्यम में गमन करती है। तो वैसे तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ठोस ही होना चाहिए, क्योंकि ध्वनि जो होती है वो ठोस माध्यम में गति करती है। बट यहाँ पर बात करें ध्वनि किस माध्यम में गमन करती है, तरल में भी करती है, गैस में भी करती है। तो आपका विकल्प यहाँ पर उपरोक्त सभी ही हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पर पूछ जाता कि सबसे ज़्यादा किस में करती है तो आपका ठोस हो जाता, उससे कम आपका तरल हो जाता, और उससे कम आप इसके बाद गैस हो जाता। तो इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं, यानी कि विकल्प आपका डी वाला सही हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें 12वें क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से रखा गया है कि वायु में ध्वनि तरंगे निम्न में से किसका उदाहरण है, अनुदैर्घ्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, या फिर विद्युत चुम्बकीय तरंग, या फिर कोई विकल्प नहीं है। तो अनुदैर्घ्य तरंग है, या वायु में ध्वनि तरंगे होती हैं वो किसका उदाहरण होती हैं, अनुप्रस्थ, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपको कमेंट्स में बताना होगा। यहाँ पर आते हैं 13वें क्वेश्चन की। यहाँ पर कह रहा है मानव श्रवण की जो श्रव्य पराश की जो इनकी ऊपरी आवृत्ति सीमा लगभग होती है वो कितनी होती है। तो 20 हर्ट्ज से कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज के बराबर होती है। तो 20,000 हर्ट्ज आप यहाँ पर देख लीजिएगा। दो यानी कि ऊपरी, यहाँ वगैरह ऊपरी यानी कि 2 किलो हर्ट्ज होती है, अर्थात 2,000 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है, 2 किलो अर्थात। तो आपको यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर बात करें 20,000 हर्ट्ज, यहाँ पर आप देख लेना है आपको। तो 20,000 हर्ट्ज यहाँ पर कौन सी है, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा 20 किलो हर्ट्ज अर्थात 20,000, यानी कि 20,000 हर्ट्ज आपका यह विकल्प यही सही हो जाएगा। यहाँ पर बात करें 14 नंबर क्वेश्चन की। यह कह रहा है दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है, परासरण, विसरण, ऊर्ध्वपातन, या फिर आपका संघनन कहलाता है। तो दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है आपका संघनन कहलाता है। कहलाता है संघनन कहलाता है। यहाँ रात्रि के बर्फ का जो गलनांक होता है वो -4 डिग्री सेल्सियस होता है। और यहाँ पर रात्रि 16वें क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पर निम्न में से किस सबसे यानी किसे सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है, नमक, तेल, हाइड्रोजन गैस, या फिर जल। सबसे अधिक संपीड़ित किया जाता है यानी कंप्रेस किया जा सकता है। तो नमक को, तेल को, हाइड्रोजन गैस को, या फिर जल को। तो आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना होगा, कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। यहाँ पे कह रहा है निम्न में से कौन सा यौगिक का उदाहरण है। तो बात करें कि जल जो है वो एक यौगिक होता है, क्योंकि इसमें जो होते हैं वो 2 अवयव यानी 2 क्या एलिमेंट पाए जाते हैं। यहाँ पर बात करें कि पीतल किस धातु का मिश्रण होता है। जो पीतल जो होता है वो किस धातु का एग्जाम्पल होता है, तो आप सभी को पता होगा पीतल में कॉपर और आयरन होता है। विकल्प आपका बी वाला सही हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। यहाँ पर कह रहा है निम्न में से कौन है जो कि रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है, जल का बर्फ में बदलना, या फिर भोजन का पचना, या फिर मोमबत्ती का पिघलना, लोहे के चूर्ण को बालू में मिलाना। तो यह क्या है, ये रासायनिक परिवर्तन जो हो जाएगा, लोहे के चूर्ण को बालू में मिलाना, यह क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल हो जाएगा। जल का बर्फ में बदलना, यह क्या है, भौतिक परिवर्तन है। भोजन का पचना भी आपका क्या होता है, भोजन का पचना जो होता है वो क्या होता है। और मोमबत्ती का जो पिघलना होता है, लोहे के चूर्ण को बालू में मिलाना। यहाँ पर बात करें कि लोहे के चूर्ण को अगर हम बालू में मिलाते हैं तो हम उससे अलग भी कर सकते हैं, इसलिए ये तो आंसर बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा, और ये तो आपका रॉन्ग है ही, ये भी रॉन्ग है। भोजन का जो पचना होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, तो वही होता है आपका क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। किस प्रकार से होता है, क्योंकि इसमें स्टार्च वगैरह पाई जाती हैं, अर्थात जिसमें क्या होते हैं, अम्ल पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर यह क्या है, रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल हो जाएगा। यहाँ पर बात करें सोडियम ऑक्साइड का सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। सोडियम ऑक्साइड की बात हो रही है तो Na क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Na यानी कि विकल्प आपका बी वाला सही हो जाएगा। 36 ग्राम जल के कितने मोल होते हैं, तो 2 मोल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बात करें मोल जो होता है वो भार बटे अणुभार होता है। तो मोल जो होता है 36 ग्राम होता है, अणुभार कितना होता है जल का, वो 18 होता है। तो 18 दूनी कितने होते हैं, 36 होते हैं।
विकल्प आपका बी वाला सही हो जाएगा। इसी प्रकार से बात है C2H2 मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा। C2H2 का जो मोलर द्रव्यमान हो जाएगा, कार्बन का कितना होता है 12 होता है, तो 12 12 24 हो जाएगा, 24 और 24 और 2 कितने हो जाएंगे 26 हो जाएंगे। विकल्प आपका बी वाला सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, सर जे टॉमसन ने की थी। किसने की थी सर जे टॉमसन ने की थी। विकल्प आपका बी वाला सही हो जाएगा। और यहाँ पर बात है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। यहाँ पर कह रहा है एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन है तथा 12 न्यूट्रॉन है, उस तत्व का परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा। 11 इलेक्ट्रॉन है और 12 न्यूट्रॉन है, अर्थात विकल्प आपका 23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 23 हो जाएगा। यानी कि विकल्प आपका डी वाला सही हो जाएगा, अर्थात जो इसका आंसर आ जाएगा वो सोडियम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा। और यहाँ पर बात है किसी तत्व के समान समस्थानिक में निम्नलिखित में से कौन और परमाणु का समान नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन दोनों। किसी तत्व के समान समस्थानिक में, समान समस्थानिक जो होता है वो क्या होता है, समान समस्थानिक की अगर बात करें, जैसे किसी तत्व के जो समस्थानिक हैं वो कितने हैं, जैसे कि 1s2 1s1 यानी कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम जो होते हैं। इसी प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ क्लोरीन का एक तो होता है क्लोरीन 35 होता है और एक होता है क्लोरीन 37 होता है। क्या होता है, क्लोरीन का 37 होता है। तो बात करें अगर, तो क्लोरीन का 17 होता है इधर भी और इधर भी 17 होता है। और यहाँ पर आते हैं कि परमाणु क्रमांक, यहाँ पर कह रहा है किसी तत्व के समान समस्थानिक में निम्नलिखित में से कौन और परमाणु का समान नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन दोनों। तो आपको बताते हूँ इसका आंसर क्या आ जाएगा। तो 35 में से 17 गए तो आप कितने बचेंगे, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा इसका जवाब क्या आ जाएगा, आपको कमेंट्स में बताना होगा। निम्नलिखित में से कौन एक कोशिका के जीव है। तो बात करें अमीबा एक कोशिकीय जीव है। विकल्प आपको सी वाला सही हो जाएगा। लाइसोसोम का निर्माण होता है वो कौन करता है। लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, तो आपको बताना होगा लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्जी उपकरण या फिर आपका राइबोसोम करता है। तो आपको कमेंट्स में बताना होगा इसका आंसर क्या आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट बार में, तब तक के लिए थैंक यू।